हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं रसायन यानी केमिस्ट्री में अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विलयन। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विलयन होता क्या है। तो विलयन की जो मेन परिभाषा बनेगी, जो सिंपल होती है, मतलब जो अपने कहने में आती है, वही परिभाषा को हम याद करेंगे। विलयन की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण। परिभाषा सिंपल सी ये है, एक बार तो दोहरा लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देख लेते समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अगर कोई मिश्रण बनता है तो उसे हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक पानी का गिलास लिया है मैंने, इसमें मैंने पानी मिला रखा है, आधी गिलास पूरी पानी से भरी हुई है। इसमें अगर मैं ऊपर से नमक डाल दूँ या फिर ऊपर से मैं डाल दूँ शक्कर, ठीक है, तो इनको घुलने के बाद जैसे नमक मिल गया है, खारा पानी बन गया है, तो उसको नमक को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हैं क्या मिलने के बाद? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही हमारा समांगी मिश्रण होता है। यानी कि समांगी मिश्रण की जो परिभाषा होगी वह ये होगी कि जिन पदार्थों को मिलाने पर पृथक करना मुश्किल हो वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक को ले लेते हैं। रात को अपन ने चने गला कर रखे हैं पानी के अंदर, अगर उसे छन्नी से अपन छानेंगे तो पानी पानी तो निकल जाएगा, लेकिन चने रह जाएंगे, तो वो हमारा विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, उन्हें पृथक कर सकते हैं। यानी कि पृथक करने की सामान्य विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वह हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। एक बार और दोहरा लेते हैं, वह विधि जिसमें पृथक करने की यानी अलग अलग करने की सामान्य विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वह हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा विलयन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलयन में दो प्रकार होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय क्या होता है? विलय वे पदार्थ होते हैं, मतलब जो चीज़ विलयन के अंदर कम मात्रा में होती है उसे हम विलय कहते हैं। जैसे शक्कर की बात करें, जैसे अपन चाशनी बना रहे, चाशनी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो शक्कर को जब हम पानी के अंदर घोलने का प्रयास करते हैं तो शक्कर और पानी दोनों बराबर होते हैं क्या? जी नहीं, पानी अधिक मात्रा में होता है और शक्कर कम मात्रा में होती है। तो शक्कर और पानी के विलयन में शक्कर जो है वो है विलय और पानी जो है वो है विलायक। तो जो विलयन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे विलय कहा जाता है और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है। एक बार परिभाषा अपन अच्छे से दोहरा लेते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण का अर्थ जहाँ पृथक करने की सामान्य विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। और विलय और विलायक के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है, जो कम मात्रा में होता है वो विलय, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहला जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकार की बात करते हैं। सांद्रता के आधार पर जो विलयन है उसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला पदार्थ है तनु विलयन, तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन। दोनों में क्या अंतर रहता है इसके बारे में देख लेते हैं अपन। तनु विलयन जो रहता है उसमें विलय की मात्रा, तनु विलयन में विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी कि विलय कम होगा, विलायक ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए पानी शक्कर ही ले लेते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और शक्कर की मात्रा कम होगी, तो ये क्या हो गया हमारा? तनु विलयन हो गया। सांद्र विलयन की बात करें, सांद्र विलयन की बात करें तो जहाँ पर विलय की मात्रा अधिक होती है वहाँ सांद्र विलयन होगा। विलय की मात्रा यानी शक्कर की मात्रा हमारी अधिक होगी, वहाँ पर हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, तनु विलयन और सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन की बात करें, संतृप्त यानी विलयन की जो बात होती है उसमें वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। एक निश्चित ताप पर विलयन में किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। यानी कि जब हम शक्कर और पानी को गैस पर चढ़ाते हैं, उसे गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो एक निश्चित ताप रखता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, उस 100 डिग्री सेल्सियस पर हम और अधिक शक्कर नहीं मिला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की, असंतृप्त विलयन की। तो ये जस्ट संतृप्त विलयन का उल्टा होता है, जहां पर उसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो वहीं इसमें असंतृप्त विलयन में घोली जा सकती। इसकी परिभाषा ये रहेगी, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है, तो ये हो गया हमारा असंतृप्त विलयन। एक और लास्ट जो रहता है इसके प्रकार में वो आता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन की क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा होगी कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त प्लस उसमें अति ऐड कर दिया, यानी कि उसमें और ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक होती है तो वो हो जाएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। चलिए, ये तो हमारी बात होगी विलयन के प्रकार के बारे में। 5 प्रकार थे, पांचों हमने पढ़ लिए हैं एक एक करके। अब हम बात करते हैं एक इसका इस पार्ट का एक अच्छा सा नियम जो है हमारा हेनरी का नियम। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हेनरी का नियम। दूसरा क्वेश्चन, चलिए हेनरी के नियम की बात करें तो देखते हैं क्या है। स्थिर ताप पर गैस में द्रव की विलेयता, स्थिर ताप पर गैस में द्रव की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसकी जो बन रही है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप होना चाहिए और वहां पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। और यहाँ देखिए, गैस में द्रव की विलेयता को हम एम से दर्शाते हैं और गैस के दाब, गैस का जो दाब है उस दाब को हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है। एक बार वो हम परिभाषा दोहरा लेते हैं। इसका जो कथन है वो स्थिर ताप पर, यानी कि पहली बात तो स्थिर ताप होना चाहिए, फिर दूसरी बात गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता, और तीसरी है गैस के दाब, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती। इसमें 4 चीजें हैं। स्थिर ताप होना चाहिए, उसके बाद गैस की द्रव में विलेयता और गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो गैस की द्रव में विलेयता है, समानुपाती एक कांस्टेंट है ना। जब कांस्टेंट को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर m है, m इजिकल टू k अपॉन k और p। यहाँ पर k जो है ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। जहाँ पर m जो है वो क्या है, गैस की द्रव में विलेयता है, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा है। ठीक है, अब k जो है, k क्या है, k एक स्थिरांक है। स्थिरांक कहाँ से है? समानुपाती के सिंबल को हटाने पर इक्वल लगता है और वहां पर से एक स्थिरांक निकलता है, कांस्टेंट निकलता है, यानी कि k जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास p आपको बता ही रखा है, लास्ट में मैंने बताया था गैस का दाब। तो p जो है वो है गैस का दाब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हेनरी का नियम। सीधा सिंपल सा है हेनरी का नियम, बहुत ही आईएमपी है, एक ना एक साल छोड़ के हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, स्थिर ताप होना चाहिए, फिर गैस की द्रव में विलेयता होनी चाहिए, फिर गैस का दाब होना चाहिए, और ये आपस में क्या होंगे, समानुपाती। स्थिर ताप गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। एम क्या है, एम है गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, और उसके बाद गैस का दाब बढ़ाएंगे तो घुली हुई गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, और कम करेंगे तो इसकी मात्रा भी कम होगी, यानी इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है,
और P जो है वो गैस का दाब है, और समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट निकलता है यानी कि स्थिरांक निकलता है, तो हमने वो स्थिरांक लिया है यहाँ पर K। तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो देख लेते हैं हम। इसकी सीमाएं क्या क्या है? पहला है इसका दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा है इसका ताप बहुत कम ना होना चाहिए। दाब अधिक होगा, अधिक तो होना चाहिए लेकिन ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी वो हमारा हेनरी के नियम को संतुष्ट करेगा। दूसरा है हमारे पास ताप बहुत कम भी ना हो, अगर ताप को हम कर देंगे तो हमारे यहाँ पर गैस की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी, इसलिए ये भी हेनरी के नियम को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड जो है गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। ठीक है। गैस जो है, कोई भी आपने गैस ले रखी है, गैस विलायक के अंदर, ठीक है, विलायक के अंदर विलय ना हो, अगर विलय हो गया तो फिर हम मात्रा का ही निकालेंगे, इसलिए हमारे पास जो है गैस और विलायक दोनों आपस में विलय ना हो। ठीक है। क्योंकि अगर दोनों विलय आपस में जुड़ जाएंगे तो नया यौगिक बन जाएगा, और हमें नया यौगिक नहीं चाहिए, हमें इसी को कंप्लीट करना है, नया यौगिक नहीं बनना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, तभी हेनरी के नियम को संतुष्ट करेगा। और चौथी जो इसकी सीमाएं हैं, गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस अवस्थाओं में समान हो। गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों ही में समान होगी, तभी वो हेनरी के नियम को संतुष्ट करेगा। तो ये है हमारा हेनरी का नियम। हमने अच्छे से विलयन को पढ़ा है और हेनरी के नियम को कंप्लीट करा है। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।